aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ जीबी के इलेक्शन पर। इसके अलावा कोई थोड़ी सी बात करूंगा जो नया नारा आजकल शुरू हो गया है एहतसाब वाला, उस पर। इसके बाद कुछ जो हमारे जज साहबान हैं उनके रवैये पर, और अफगानिस्तान से खबर आ रही है उस पर भी, और थोड़ी सी जो अपने साथ पेश आई है बांग्लादेश वाली खबर, उस पर भी। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूं जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ है कल, उसके रिजल्ट पर और हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनकी सोच पर। आप देखें कि रिजीम चेंज से पहले क्या तहरीक इंसाफ कोई इलेक्शन जीती थी? मेरे अंदाजे में कोई भी नहीं जीती थी। रिजीम चेंज से पहले की बात कर रहा हूं। और रिजीम चेंज के बाद, जब से रिजीम चेंज हुआ है, पीडीएम को लाया गया, यानी कि चुन चुनकर उन लोगों को लाया गया जो टॉप क्लास के पाकिस्तान के करप्ट और चोर लोग हैं और सारे जमानतों पर थे, उन लोगों को लाया गया। तो सोचे कि पाकिस्तानियों का जो दिमाग है वो कैसे घुमा। उसके बाद कोई इलेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं आ रही आज तक, और इतने सख्त कड़े यानी कि पैरे के बावजूद, पैरे का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ पर सिर्फ पैरा था, बाकी सारे आजाद थे, यानी कि हर किस्म की सख्तियों के बावजूद हर इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत रही है और वज़ अक्सरियत से जीत रही है। वजह यही है कि जो हमारे ताकतवर लोग थे या एस्टेब्लिशमेंट थी, बाजवा एंड कंपनी, उसके लाए हुए लोगों से अवाम की नफरत, यानी कि पीडीएम से अवाम की नफरत। अवाम अपने अदारे से नफरत नहीं करती, अवाम अपने अदारे के मुखालफ नहीं है। सबसे पहले तो मैं खुद की बात करता हूं, हम अपने अदारे से कोई किसी मुल्क का कोई आदमी भी अदारे से नफरत नहीं कर सकता, अदारे से यानी कि अदारे की मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन अगर हो सकता है एक दो लोगों की मुखालफत हो जिन्होंने कुछ पॉलिसियां बनाई थी जो गलत पॉलिसियां थी, जो मुल्क के हक में भी गलत थी और पाकिस्तान यानी कि अवाम के हक में भी गलत थी, तो उन पॉलिसियों का जो असर है वो अवाम पर जब पड़ने लगा तो अवाम के दिल में उन लोगों की मुखालफत हुई। और ये नहीं है कि ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये एक आम चीज है। अगर आप किसी आदमी को कोई सजा देते हो, गलत तरीके से देते हो या गलत तरीका इस्तेमाल करते हो, इफेक्ट उसका पड़ेगा। ये वही इफेक्ट है जो अवाम के ऊपर पीडीएम की शक्ल में पड़ा। और जिन लोगों ने इसको पीडीएम को लाया या जिन लोगों की सपोर्ट थी उन पर भी इसका असर पड़ा। उसी वजह से अवाम थोड़ी बहुत अपने इदारे से भी यानी कि मुखालिफ है और इन लोगों से तो वो नफरत करती है। उसका नतीजा आपने रिजीम चेंज के बाद देख लिया। फिर मैं दूसरी बात करता हूं कि अदारे में बैठे हुए ये जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये तो उस वक्त नहीं थे, ये सारा बाजवा का किया जा रहा था। क्योंकि बाजवा ने जो प्लान बनाया था वो किसी अपने मुल्क के बारे में सोचकर नहीं बनाया था या अपनी अवाम के बारे में सोचकर नहीं बनाया था, उसने सिर्फ अपनी जात के लिए सोचकर बनाया था कि मेरे को एक्सटेंशन मिलेगी। बल्कि उसका प्रोग्राम था मार्शल लॉ लगाने का, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सकता था, तो उसने कहा मेरे को एक्सटेंशन मिलेगी। इसलिए उसने इन सबको जोड़ जाड़ कर, यानी कि कुत्ते, बिल्ली, चूहे और बंदर और यानी कि गीदड़, इसके अलावा यानी कि दुनिया की वो सारी मखलूक इकट्ठी करके पाकिस्तानियों के सर पर बैठा दी। उसका असर क्या पड़ा आप देख ले। हालत पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है और पाकिस्तानियों की क्या हालत हो गई है। फिर उसके बाद यानी कि रिजीम चेंज के बाद जो आपने रवैया एक तरीके इंसाफ के साथ रखा, मैं देखे एक बात नहीं, अगर गलती है तो गलती है, अगर गलती नहीं है तो नहीं है। आपने बहुत कोशिश की, 200 के ऊपर केस बनाए, लेकिन किसी केस में भी आप उसको यानी कि सबूत के साथ नहीं पेश कर सके। हर केस एक दूसरे की तरह बना हुआ है और सियासी तौर पर बना हुआ है। उस केस में आप एक शख्स को जेल में डाला हुआ है बगैर किसी वजह के। ये बात भी आवाम की समझ में आ गई। आप उसको खुला छोड़ दे, आजाद होता, तो इसी तरह अगर इलेक्शन ही जीतता ना जिस तरह अभी जीत रहा है, अभी तो वो बंद है तो फिर भी जीत रहा है, क्या आप रोक सके हो? चंद मफाद परस्तों को ब्लैकमेल करके या पैसा देकर या यानी कि धमकी देकर अपने साथ मिलाकर आप लोग ये सोचना शुरू कर गए हो कि तहरीक इंसाफ टूट गई। तो अगर वो टूट गई है, या जिस तरह हमारे कुछ साफी, जिस तरह सलीम साफी है, अगरीदा फरूकी है या कमरान खान है या दूसरे ऐसे ही उछल कूद मचाई हुई है कि तहरीक इंसाफ टूट गई है, खैबर पख्तूनख्वा में टूट गई है, पंजाब में टूट गई है, गिलगित बल्तिस्तान में टूट गई है, कश्मीर में टूट गई है। फिर ये रिजल्ट किधर से आ रहा है? फिर ये जीत किसकी है? क्या वो लोग जो साफी तहरीक इंसाफ पर यानी कि उसके मुखालिफ तो हैं, हम मानते हैं,
लेकिन मुखालफत में इतना गिर जाएंगे कि हकीकत को ही तस्लीम करने से पीछे हट जाएंगे। और एस्टेब्लिशमेंट से हमारी गुजारिश है कि आपने जो तरीकाकार इस्तेमाल किया है, अगर आप समझना चाहते हो तो ये गलत है। देखिए, मोहब्बत पैदा की जाती है या जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत हो जाती है अपने कामों से, अपने अखलाक से। और उसका अगर रिजल्ट देखना है तो इमरान खान के देख लो। कोई बड़ा, अगर आप लोग समझते हो कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन अवाम के लिए उसने बहुत कुछ किया। जो कुछ अवाम के लिए इमरान खान कर गया ना, वो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए जब ये चोर सामने आए, इनको इकट्ठा करके लाया गया, तो अवाम की नफरत शुरू हो गई अदारे से भी और इन लोगों से भी। तो उसके बाद आप देख लें कि क्या हालत है अभी पाकिस्तान की। अब भी वक्त है, अगर आप समझते हो आपको एहतसाब का नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार अवाम को अपने साथ मिलाने की, पोस्टें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बगैर किसी वजह के अवाम आपकी पोस्टें लगाएगी। यानी कि आपको किसी पे एंकर को, जिस तरह जो साफी हैं जो 10 अरब रुपया लेकर साफत कर रहे हैं या टीवी चैनल चला रहे हैं, या जो कुछ टीवी मालिकान को दिया गया है 10-10 साल की लीज पर, यानी कि 20-20 साल के लिए ऐसे ऐसे एग्रीमेंट किए गए हैं टीवी चैनल मालिकान के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 से 20 लोग आएंगे। लेकिन जब आम आवाम आपकी सपोर्ट करेगी ना, तो हर जगह पर, सोशल मीडिया को छोड़ो, आपका दीवारों पर नाम होगा, ट्रकों के पीछे नाम होगा, रक्षों के पीछे नाम होगा, कारों के पीछे आपकी फोटो लगी होगी। वजह यही है कि अवाम सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, नफरत करना नहीं जानते। लेकिन जब आप उन चेहरों को सामने लाओगे जिन चेहरों से अवाम को नफरत है, तो फिर आप इस चीज के इंतजार में मत रहें कि लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। अब मैं आता हूं, थोड़ी सी बात करता हूं, क्योंकि जीबी का इलेक्शन तो पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि तरीके इंसाफ जीत गई है, अब उसको हराना मुश्किल है। किसी इलेक्शन में भी मैंने कहा, किसी इलेक्शन में अगर आप अदारे के अंदर भी इलेक्शन करवा लो तो तरीके इंसाफ जीतेगी। चाहे आप इमरान खान को कैद में रखो या किसी ऐसी जगह भेज दो जहां पर उसकी आवा भी ना आए, फिर भी तरीके इंसाफ जीतेगी। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। दूसरे नंबर पे, मैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एहतसाब का नारा बहुत आजकल मशहूर है और जगह जगह पर अखबारों में भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या ये एहतसाब सच में एहतसाब है या वही लॉलीपॉप है? एहतसाब ऐसे नहीं होता। एहतसाब ऐसे होता है, देखिए पहले तो उन्होंने करप्शन की, इनके छतर छायों में करप्शन करने के बाद वो मुल्क से बाहर गए इनके अंडर। जब वो सारे लोग पाकिस्तान से बाहर निकल गए, इसके बाद एहतसाब का नारा लगा। एहतसाब पाकिस्तानी तब मानेंगे जब ऊपर से लेके नीचे तक एक साथ, यानी कि किलो बाई किलो, किलो बाई किलो का मतलब है कि दोनों मीजानों पर किलो किलो होगा। न जर्नैल बचेगा, न करनैल बचेगा, न जज बचेगा, न कोई ब्यूरोक्रेट बचेगा और न ही सियासतदान बचेंगे जिन्होंने करप्शन की है। तो सारी उम्र इस कुर्सी पर बैठकर, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर, सदर की कुर्सी पर बैठकर, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर आप हुकूमत कर सकते हो, यानी कि चारों कुर्सियां हम आपको देते हैं। लेकिन आप एक बार ऐसा एहतसाब करो। ये एहतसाब नहीं है जो अभी नारा लगा है, ये अवाम भी आप समझती है कि ये अवाम को एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर एहतसाब ही करना होता तो इन लोगों को बाहर नहीं जाने देते, जिन्होंने सबसे ज़्यादा, यानी कि बड़े मगरमच्छ सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। अब पीछे एहतसाब का नारा लग गया। बिजली चोर पकड़ लो, क्योंकि कुंडियां लगाई हुई हैं 10-20 यूनिट बचाने के लिए, पकड़ लो, जेल में डालो 6-6 महीने के लिए, साल के लिए, 50-50 हज़ार रुपया जुर्माना दो, क्योंकि पहले वो बिजली के बिल में दे रहे थे, अब इस तरह दें। पकड़ लो। चीनी दुकानदारों को पकड़ो, मालिकों को मत पकड़ना। जो पीछे से महंगा करते हैं या जो स्मगलर करते हैं उनको मत पकड़ना। दुकानदारों को पकड़ो। क्यों उन्होंने, यानी कि अगर 50 रुपए किलो थी तो 55 रुपया क्यों की, 52 रुपये में क्यों नहीं दी? दुकानदारों को पकड़ो। आगे छोटे वालों को, रेडी वालों को पकड़ो। असल एहतसाब ये है, रेडी वालों को पकड़ो जो आपकी नज़र में एहतसाब है। और खुदा के लिए ये एहतसाब का नारा मत लगाओ, एहतसाब के नारे को बदनाम मत करो। अगर करना ही है तो ऊपर से शुरू करो, वज़ीर आज़म सदर से। जो भी करप्ट है, चाहे वो किसी अदारे में है, कोई भी है, सियासतदान है, कोई भी है, उसको लटकाओ। सलूट हमारा आपके लिए। वरना ये तो हम जानते हैं कि ये नारा बार बार लगता रहा है। तकरीबन 100 के ऊपर बार ये नारा हम सुन चुके हैं। आज भी पुरानी अखबारें आप निकाल लो तो आपको यही नारा नजर आएगा। तलवार भी होगी, कलाशनकोव भी होगी, टैंक भी होगा, तोप भी होगी, बल्कि F-16 भी होगा, बल्कि जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो भी होगा।
ना रही होगा ना, इसमें कहने की क्या जरूरत है। आप कह सकते हो मैं सुपर सानुक की तरह एहतसाब करूंगा, लेकिन जब एहतसाब यानी कि चोर करप्ट लोगों को बाहर भेजकर आप एहतसाब किसका कर रहे हो, अवाम का। ये सहाफी जो आपको आसमान पर चढ़ा रहे हैं, ये तो वो कलबाजी खाने में इनको टाइम नहीं लगता। आज मैं एक शर्त लगाता हूं, आज अगर देखे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये दूसरी साइड में हो जाते हैं, इनकी जगह कोई और आ जाता है, खुदा की कसम ये उसकी साइड में हो जाएंगे। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। ये बाजवा के लिए भी नारे मारते थे, ये मुशर्रफ के लिए भी नारे मारते थे, ये नवाज शरीफ के लिए भी नारे मारते थे, ये जरदारी के लिए भी नारे मारते थे, ये फजल रहमान के लिए भी नारे मारते थे। ये वो साफी हैं, जैसे अभी आप देखो सलीम साफी को ही देख लो, गरीदा फारूकी को देख लो, कमरान खान को देख लो। ये वो लोग हैं जो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं और हड्डी के पीछे दौड़ने वाले ये लोग हैं। हम वो लोग हैं जो रियल यानी कि असली चीज के ऊपर बात भी करते हैं। हम उस बात को कहने से डरते भी नहीं जो सच है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमें ना मोहब्बत किसी सियासतदान से है, ना किसी जर्नैल से है, ना किसी जज से है, ना किसी ब्यूरोक्रेट से। हमें मोहब्बत पाकिस्तान से है। जब अपने पाकिस्तान को हम मुश्किल में देखेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो इमरान खान है या हाफिज मनीर साहब है या बाजवा है या जरदारी है या बिलावल है या मरियम है या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या फजलू है। हम किसी का नहीं सोचेंगे, हम पाकिस्तान का सोचेंगे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चलता है तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। आपका एहतसाब का नारा हमारी सारा आंखों पर, लेकिन नजर आना चाहिए। ये नहीं कि अखबारों में और टीवी इश्तिहारों में नजर आए, नहीं, नजर आना चाहिए कि आपने पहले तो जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, फजल रहमान खानदान, इन तीनों को पकड़ो, इनका पैसा लूटा हुआ वापस लाओ, इनको जेलों में डालो। अगर सजाए मौत नहीं दे सकते हो तो जेलों में डालो। उसके बाद इनके नीचे के लेवल में सब लोगों को पकड़ो, चाहे वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। फिर आप कह सकते हो कि आपने एहतसाब किया, और हम आपको कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान पर हुकूमत करने के लायक हो। आप कर सकते हो, यानी कि आप जज चीफ जस्टिस भी बन सकते हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकते हो, आप सदर पाकिस्तान भी बन सकते हो, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बन सकते हो। चारों सीटें पाकिस्तानी आपको देने के लिए तैयार है अगर इस तरह का एहतसाब करो। वरना इस नारे को छोड़े सारे, ये नारा पाकिस्तान में बहुत सुना गया है और हमने बहुत देखा है। मेरी 60 साल उम्र हो गई है, मैं इस नारे को देखते सुनते सुनते सबसे ज्यादा तो फौज की हमायत में करता था। ये तो शुक्रिया है बाजवा का जिन्होंने इनको लाकर हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि पहले तो हम अंधे थे। चलो फिर भी हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, ये झूठ नहीं है, अब भी करते हैं और करते रहेंगे। फौज हमारी है, उसके जवान हमारे हैं। फौज के जवान जो कुर्बानियां दे रहे हैं ये हम लोग नहीं दे सकते, इसलिए उनके लिए तो सलूट बनता है। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान में मेरी नजरों में खबर गुजरी कि अफगानिस्तान ने अपने शहरियों को पाकिस्तान जाने से मना किया है। अब सोच लो, ये तो हमारी हालत हो गई है। पहले 30 लाख के करीब अफगानी पाकिस्तान में है और अब की हुकूमत उनको बोल रही है कि आप पाकिस्तान जाने से परहेज करें, मत जाएं पाकिस्तान। मतलब क्या कि पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है। अब आप सोचो कि किस हालत में पाकिस्तान पहुंच चुका है। यानी कि उनको पता है कि पाकिस्तान में अब हालात अच्छे नहीं है, इसलिए वो मना कर रहे हैं अपने लोगों को। इसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी बात करता हूं। मैं कुछ दिन पहले बांग्लादेश गया था, तकरीबन 10 दिन के लिए। तो मेरी जो हालत एयरपोर्ट पर हुई ना, बांग्लादेश के एयरपोर्ट ढाका पर, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ 2 नेपाली थे, यकीन करो, एक इंडियन था, वो भी तो बांग्लादेश के नहीं थे, मैं पाकिस्तानी था। यानी कि मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है, लेकिन जो उधर मेरी हालत हुई ना, आप सोच भी नहीं सकते। दोनों नेपालियों को भी और इंडियन को भी किसी ने कोई नहीं पूछा। बस उनके पास जो टिकट था या जो वीजा था वो चेक किया और जो फिलअप करते हैं फार्म वो चेक किया और अंदर जाने दिया। लेकिन मेरे को रोक लिया, मेरा पासपोर्ट भी रख लिया। मैं उनको कह रहा हूं कि भाई मैं पहली बार नहीं आ रहा हूं, मेरा तकरीबन 40 बार हो चुके हैं मैं बांग्लादेश में आ रहा हूं। तो वो नहीं सुना, उसने बोला अंदर अफसर के पास जाओ। मैं फिर चला गया अंदर। उधर गया तो कम से कम 1 घंटा मेरा लग गया। आखिर मैंने जिन लोगों के, यानी कि मैं अपने साले को फोन किया, वो एयरपोर्ट आया, उसने आके गारंटी दी मेरी, यानी कि वो अपने एरिया का जिस तरह हमारे तहसील का जो नाज़म होता है इस तरह का नाज़म है, उसने गारंटी दी। तो तब मुझे एग्जिट की मोहर लगी गई मेरी। सिर्फ पाकिस्तानी होने की नाते पर मेरे को रोका गया, पहले कभी नहीं रोका गया मेरे को। मैं इतनी बार बांग्लादेश में गया, मेरे को कभी नहीं रोका गया। अब आप सोच लो कि इस वक्त पीडीएम के हुकूमत ने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।